Hello everyone, welcome to the second lecture of ethics. In today's discussion, we will be discussing various multiple topics within ethics. Start करेंगे consequence of ethics से. So, directly jumping into the topic, consequence of ethics क्या होता है? So, basically क्या consequence है ethical होने के या नहीं होने के? Why we should be ethical? तो अगर हम एथिकल होंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे एट वेरियस लेवल. ये इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकते हैं, ये सोसाइटी एज अ लेवल पे भी हो सकते हैं, ये एट एन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल भी हो सकते हैं. तो फर्स्ट लेट अस डिस्कस कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या इम्पैक्ट होता है एथिकल होने का. अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि बीइंग एथिकल इम्पैक्ट्स द पर्सन्स क्रेडिबिलिटी. फॉर एग्जांपल, आपने वो वाला एग्जांपल सुना होगा जहाँ पे एक विलेज में एक इंसान रहता है जो हमेशा शोर कर करके बोलता है कि शेर आ गया, है ना. और सारे विलेजर्स उसकी बात मान लेते हैं. देन और वो हर बार झूठ बोलता है. बट एक इंस्टेंस ऐसा होता है जहाँ पे सच में टाइगर आ गया रहता है एंड ही स्टार्ट स्क्रीमिंग कि शेर आ गया. बट नन ऑफ द विलेजर्स कम टू द रेस्क्यू. एंड उस टाइम पे सच में असली में शेर आया रहता है एंड फिर वो शेर उसका क्या करता है वो आपको पता है. सो बेसिकली द पॉइंट हियर इज अबाउट द क्रेडिबिलिटी कि ये इंसान एथिकल नहीं था, ये ट्रुथ अपहोल्ड नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट अपहोल्डिंग द वैल्यूज ऑफ स्पीकिंग ट्रुथ. तो इस इंसान की क्रेडिबिलिटी इम्पैक्ट हुई. जब असली में इसको ज़रूरत थी हेल्प की, तो क्योंकि ये कभी भी एथिकल नहीं रहा है तो इसको हेल्प नहीं मिली. सो एट इंडिविजुअल लेवल एथिक्स के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. और एक कॉन्सिक्वेंसेस का एग्जांपल था कि आपकी क्रेडिबिलिटी इम्पैक्ट होती है. देन इंडिविजुअल लेवल पे और भी इम्पैक्ट्स हैं. फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट्स ऑन वेलबींग ऑफ द साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड द फिजिकल हेल्थ. अब साइकोलॉजिकल हेल्थ कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको भी. फॉर एग्जांपल, दिस इज अ पर्सन, है ना. अगर ये इफ ही इज परसुइंग सम एम्बिशंस इन हिज लाइफ, तो ही विल बी अ हार्ड वर्किंग पर्सन एंड he will be a dedicated person and he will have characteristics of perseverance. और इसमें जो इनके ethics हैं, that will help him, the ethical moral value of honesty will help him do this हार्ड वर्क ऑन हिज साइड. तो अगर वो ऑनेस्ट हैं अपने काम को लेके तो वो ये हार्ड वर्क करेंगे, डेडिकेशन से करेंगे और परसीवरेंस से करेंगे. अब अगर दिस पर्सन इज ऑनेस्ट, है ना, तो अगर ये कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करते हैं जिसमें इररिस्पेक्टिव इनको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, इफ ही इज बीइंग ऑनेस्ट टू हिमसेल्फ एट एन इंडिविजुअल लेवल, तो ही विल बी सेटिस्फाइड. अब मान लो कि अगर ये इंसान ऑनेस्ट नहीं होते, ये इंसान में ये एथिकल वैल्यू मिसिंग होती, एथिक्स है ही नहीं, तो फिर ये कुछ भी करते, बिना ऑनेस्टी के ये काम करते. अब जब इंसान बिना ऑनेस्टी के काम करता है, बिना हार्ड वर्क डाले, बिना परसीवरेंस, बिना डिसिप्लिन, बिना डेडिकेशन के, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ऐसे इंसान के लिए बहुत मुश्किल है सक्सेस अचीव करना. और जब वो अपने गोल्स नहीं अचीव कर पाएगा तो उसको एनजाइटी के इश्यूज होंगे, उसको डिप्रेशन हो सकता है, उसको सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो अगर उसमें ये एथिक्स नहीं थे ऑनेस्टी वाले, तो फिर वो साइकोलॉजिकल लेवल पे इन सब चीज़ों को फेस करेगा. तो साइकोलॉजिकल और मेंटल वेलबींग पे उसके ऐसे इम्पैक्ट होगा. अब इसी को इंटरकनेक्ट कर दें कि जब इंसान के मेंटल वेलबींग पे कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, तो हो सकता है कि वो अपने बहुत अच्छे सेंसेस में ना हो ये डिसाइड कर पाने की कि क्या सही है क्या गलत है. अल्टीमेटली सही और गलत हम कैसे डिसाइड करते हैं? दीज आर बेसिकली द एथिकल प्रिस्क्रिप्शन. एथिक्स वाज व्हाट, इट वाज अ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर चूजिंग राइट एंड रॉन्ग. अगर उसका ये ऑनेस्टी वाला एथिक्स मिसिंग है, प्लस और भी उसके अंदर एथिक्स है ही नहीं, तो ही वोंट बी एबल टू डिसाइड कि भाई ये जो सोसाइटल टेंडेंसी उसमें डेवलप हुई है तो ये राइट है या रॉन्ग है, कर लें या नहीं करें. और अगर उसके मेंटल वेलबींग पे इम्पैक्ट हो रहा है, तो आजकल का सोसाइटी, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी देख के, दिस इज ऑल्सो अ बिग इशू, ड्रग्स एंड ऑल. क्योंकि ये एक टेम्पररी स्केप है एंड दिस इज पॉपुलर इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी. सो ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि ये चीज़ मल्टीपल डायमेंशन से, हेल्थ, सोशल, फैमिली, है ना, उन सारे डायमेंशंस पे ड्रग्स सही है उसके लिए या गलत है.
अगेन बिकॉज उसके जो प्रिस्क्रिप्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, बेसिकली जो एथिक्स हैं वो मिसिंग है। तो हो सकता है ही विल स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स, ही विल स्टार्ट कंज्यूमिंग इंटॉक्सिकेंट्स, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे उसकी जो फिजिकल हेल्थ है उस वो भी डिटेरिएट होगी। तो हमने इसमें बेसिकली इस एग्जांपल में देखा कि ड्यू टू द लैक ऑफ एथिक्स एट एन इंडिविजुअल लेवल, इंसान की साइकोलॉजिकल हेल्थ एज वेल एज हिज फिजिकल हेल्थ दोनों इम्पैक्ट होती हैं। सो इंडिविजुअल लेवल पे फिजिकल हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ पे दोनों पे इम्पैक्ट होता है। देन इंटरपर्सनल रिलेशन भी बिगड़ेंगे। अब एक इंसान जिसकी फिजिकल हेल्थ खराब है, साइकोलॉजिकल हेल्थ खराब है, ही इज एडिक्टेड टू सम सॉर्ट ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स और ड्रग, ऑब्वियसली उस इंसान के इंटरपर्सनल रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं जनरली, है ना। फिर प्रोफेशनल ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट होता है। इसको एक पॉजिटिव एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक इंसान बहुत ही ये सारी चीज़ें जो इस इंसान में नहीं थी अपने एग्जाम्पल में, इसमें ये हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, परसीवरेंस नहीं था, है ना। अगर इसमें मान लो ये सारी चीज़ें होती तो इसको ये इशू नहीं फेस करने पड़ते, इसको मिलती लाइफ में सक्सेस। इसको सक्सेस मिलती तो ये फिर आगे अपने वेलबींग के लिए भी और उसके बाद नेशन के वेलबींग के लिए भी काम करता, और फिर इसका ये जिस भी फील्ड में काम करता वहां पे इसका बहुत नाम होता। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि प्रोफेशनल ग्रोथ में भी इम्पैक्ट करता है इंडिविजुअल लेवल पे एथिक्स, अगर वो अच्छे करेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो। फॉर एग्जांपल जैसे पॉजिटिवली में देखेंगे हम, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एथिकल थे, डेडिकेटेड थे अपने काम के लिए, सक्सेस मिली, आज उनके नाम पे कितनी सारी चीजें हो रही हैं। ऐसे ही मेट्रो मैन ऑफ इंडिया भी है ना। तो अगर आप निष्काम कर्म की फिलॉसफी पे भी चल के काम करेंगे बिना काम के, बिना काम या रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशंस के, तो यू विल हैव ग्रोथ। तो दीज आर बेसिकली टू एग्जांपल्स, एक यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, और ये वाला एक पॉजिटिव वे में है कि कैसे लेवल, कैसे एट अ इंडिविजुअल लेवल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, है ना। सो बेसिकली एथिक्स मेक्स लाइफ पर्पसफुल। क्योंकि देखो एग्जाम्पल से समझाते हैं, एथिक्स क्या था, दीज वर द गाइड, दीज वर द कंडक्ट, दीज हेल्प अस इन जजमेंट, है ना। अब ये जो जजमेंट वाला फैक्टर है ना, दिस इज नॉट अ स्मॉल वर्ड, दिस इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। अब ये जो डिफरेंशिएशन की जो कैपेबिलिटी होती है इंसानों में कि सही या गलत चूज करना है, ये कहाँ से आती है, ये इसी जजमेंट से आती है। इसको कौन गाइड कर रहा है, इसको एथिक्स गाइड कर रहे हैं। अगर ये डिफरेंशिएशन, ये जो डिस्टिंग्विश करने की कैपेसिटी है राइट और रॉन्ग की, अगर ये इंसान ना हो, ये सॉरी ये अगर आप में प्रेजेंट ना हो, तो इंसान और जानवर में फर्क ही नहीं है। बिकॉज सी, व्हेन एन एनिमल किल्स एन एनिमल इन द जंगल, उसमें कोई भी रॉन्ग नहीं है, देर इज नो मोरल वैल्यू इन्वॉल्व इन इट, देर इज नो लीगल एस्पेक्ट इन्वॉल्व इन इट, दैट इज द जंगल रूल बेसिकली, है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टाइप। लेकिन ह्यूमंस में इफ अ ह्यूमन किल्स ह्यूमन, भाई ये हर तरह से गलत है, ये इमोशनल लेवल पे गलत है, ये लॉ के लेवल पे गलत है, ये हर लेवल पे गलत है। अब ये गलत क्यों है, दिस किलिंग ऑफ ह्यूमन बाय अनदर ह्यूमन, इट बिकम्स रॉन्ग बिकॉज द एथिक्स हेल्प अस टू इंट्रोस्पेक्ट। जैसे कि एग्जांपल है अशोका का ट्रांसफॉर्मेशन। अशोका बिफोर कलिंग वॉर एंड आफ्टर कलिंग वॉर इज बेसिक, मतलब दो डिफरेंट पर्सनालिटी है एकदम ही। बिफोर कलिंग वॉर ही डिड, मतलब इन द ड्यूरिंग द कलिंगा वॉर ओनली, ही डिड मैसिव ब्लडशेड। तो उस टाइम के अशोक में और जानवर में कोई फर्क नहीं था कि अगर यू कैन नॉट वैल्यू द ह्यूमन लाइफ, यू कैन नॉट वैल्यू द डिग्निटी, यू कैन नॉट वैल्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ, then there is uh, there is no difference between a human and a animal, क्योंकि एनिमल किलिंग एनिमल एंड थिंकिंग कि कुछ भी उसमें गलत नहीं है, तो ये तो एक एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक हुई ना, ह्यूमन की थोड़ी हुई। तो जो अशोका पोस्ट कलिंग वॉर थे, वो फिर पूरे ही ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, वो इतना ब्लड शेड देखते हैं, फिर उन्हें चीज़ें समझ में आती हैं। तो इसको कह सकते हैं कि दैट इज व्हेन ही डेवलप्ड, ही ही डेवलप्ड कैपेबिलिटी टू इंट्रोस्पेक्ट की करेक्ट क्या है और रॉन्ग क्या है, और इसमें एथिक्स ने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है। एक बहुत अच्छा कोट है, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। कि अगर आपने अपनी लाइफ को एग्जामिन नहीं किया है तो वो, मतलब वो जीने योग्य है ही नहीं। बिकॉज
in that state you are just living in a mere animal existent state, है ना? आप इंसान टेक्निकली, मतलब टेक्निकली आप इंसान हो सकते हो, बट बेसिकली आपकी एग्जिस्टेंस एनिमल जैसी है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट वाल्मीकि जी। उनका जो पास्ट था, ही वॉज बेसिकली रॉबर। बेसिकली वो जो डकैत टाइप होते हैं, ही वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो जो एक जगह थी जहाँ पे से जो भी लोग जाया करते थे, तो ही यूज टू रॉब देम एंड ही यूज टू फीड हिज फैमिली। अब वहां पे से एक दिन उस रास्ते पे से एक सेंट जा रहे थे। नाउ वाल्मीकि जी ट्राइड टू रॉब हिम। तो द सेंट आस्क्ड हिम कि आप ये चीज क्यों करते हो? सो वाल्मीकि जी ने उनको जवाब दिया कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स माय फैमिली, तो इसलिए मुझे ये करना पड़ता है। सो द सेंट आस्क्ड वाल्मीकि जी कि आप ये चीज रॉब करके ले जाते हो, एंड देन ओके, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फीड योर फैमिली, गुड, मगर डू यू नो कि जो ये रॉबरी आप कर रहे हो, दिस इज अ सिन, एंड इसका आपको पाप लगेगा। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने तो ये सामान लूटा मुझसे और अपने फैमिली को दिया, तो फैमिली आपसे चुराया हुआ सामान तो आप उनके साथ शेयर कर रहे हो, बट आप जाइए और उनसे पूछिए क्या जो इसके साथ एसोसिएटेड पाप है, क्या ये वो आपकी फैमिली शेयर करेगी? तो वाल्मीकि जी अपने फैमिली के पास जाते हैं और अपने फैमिली में अपने वाइफ से और बच्चों से पूछते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, तो जब इसकी अकाउंटिंग होगी इन द फ्रंट ऑफ गॉड, तो जो इसके साथ एसोसिएटेड सिंस की जो पनिशमेंट्स होंगी, सो विल यू गाइस बी शेयरिंग दिस पनिशमेंट? तो द फैमिली रिफ्यूजेस कि नहीं, हम काहे को शेयर करेंगे, इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फीड अस। अब आप वो एक अनएथिकल तरीके से कर रहे हो, एंड और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं ऑफ बीइंग अनएथिकल, तो वो हम नहीं शेयर करेंगे। सो देन वाल्मीकि जी गोज बैक टू द सेंट, ही टेल्स हिम दिस, एंड देन वहां से एक ऑल मतलब एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता है वाल्मीकि जी में, एंड देन ही लिव्स अनदर लाइफ, ही टेक्स अनदर पाथ। तो अगर उनकी लाइफ पोस्ट दिस एक्सीडेंट देखें, है ना, सॉरी, प्री दिस इंसिडेंट देखें एंड पोस्ट दिस इंसिडेंट देखें, तो प्री दिस इंसिडेंट ही डिडंट हैव दोज एथिक्स, और उनको वैल्यू पता ही नहीं थी। तो बेसिकली उसको हम कह सकते हैं कि ही वॉज मेयरली जस्ट एग्जिस्टिंग, ही वॉज नॉट लिविंग अ ह्यूमन फुल लाइफ। बट उसके बाद ही लिव्ड अ एज अ वेरी डिग्निफाइड ह्यूमन बीइंग, एंड हिस्ट्री में आज भी हम उनको बहुत रिस्पेक्टफुली और बहुत ऑनरेबली याद करते हैं। had he been not had he been not क्या बोल सकते हैं उसको, अगर इस इंसिडेंट से उन्होंने नहीं कुछ सीखा होता और इस इंसिडेंट्स ने उनकी लाइफ नहीं चेंज की होती, तो ही वुड हैव नॉट बीन रिमेम्बर्ड विद सो डिग्निटी टिल टुडे, है ना? तो दिस इज व्हाट बेसिकली दिस कोट मीन्स, एंड ये आप अपने आंसर्स में भी लिख सकते हैं। एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, और वहाँ पे आप वाल्मीकि जी लाइफ बिफोर एज अ रॉबर बिफोर द ट्रांसफॉर्मेशन एंड हिज लाइफ पोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। फिर कुछ कोट्स और भी हैं। वन इज लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। दिस इज अगेन, इसमें भी आप यही एग्जांपल दे सकते हो कि लाइफ एक बेसिकली जर्नी है, ये सबको पता है, और इसमें बीइंग ह्यूमन में और ह्यूमन बीइंग में और बीइंग ह्यूमन में फर्क होता है। बीइंग ह्यूमन बीइंग तो आप बायोलॉजिकल होते हो, उसमें देर इज नो सच कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर साइड। if you are if you have got a birth in the human breed, then you are a human by default, but being humane is something other, है ना? इंसान आप बायोलॉजिकल हो सकते हो, लेकिन बीइंग ह्यूमन इज इंसानियत होना। इंसान होना इज नॉट इन योर हैंड, वो तो आप बाय डिफॉल्ट थे ही, लेकिन इंसानियत आप में है या नहीं है, दैट इज इन योर हैंड, दैट इज ड्रिवन बाय एथिक्स। वहाँ एथिक्स का बहुत रोल है, वहाँ कॉन्सिक्वेंस है। अगर आप एथिकल हो तो आप में इंसानियत है, अगर आप एथिकल नहीं हो तो आप इंसान तो हो मगर आप में इंसानियत नहीं है। देन देर इज अ वेरी फेमस कोट बाय
मिल ऑल्सो कि बेटर टू बी अ डिससेटिस्फाइड ह्यूमन बीइंग देन अ सेटिस्फाइड पिग। सो इसको भी आप लिख सकते हैं सिर्फ वैल्यू एडिशन के लिए कोड से। दो अलग लेवल पे भी देख लेते हैं। एट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एथिक के क्या कॉन्सिक्वेंस है, एंड एट द लेवल ऑफ सोसाइटी। अब एट अ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बोथ पॉजिटिव या नेगेटिव में जाएंगे, अगर आप डिपेंडिंग ऑन कि आप एथिकल हो या नहीं हो और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एथिकल हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव होंगे, अनएथिकल हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे ब्रांड वैल्यू, लीडरशिप, रोल मॉडलिंग, मोटिवेशन, इनोवेशन, अडेप्टेबिलिटी, efficiency, productivity, ये सब will vary as a consequence of the organization being an ethical organization और an organization being an unethical organization। अब जैसे एक एग्जांपल है, गूगल का जो वर्क कल्चर है, वी ऑल नो इट प्रमोट्स इनोवेशन। गूगल में, गूगल के ऑफिसेस में इफ यू विल गो, वहाँ पे यू विल गेट एन नंबर ऑफ फैसिलिटीज, फ्रॉम फूड टू शेल्टर, सब कुछ वहां पे मिलेगा। इवन ऑफिसेस में अगर आपको नींद आ रही है तो देयर आर द दीज नैप रूम्स, आप वहां पे जाके सो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज गूगल का कल्चर ऐसा है कि इट वैल्यूज इट एम्प्लॉयज, है ना, अपने एम्प्लॉय की बहुत वैल्यू करता है। और अगर ऐसा कल्चर, ऐसा वर्क एनवायरनमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा, तो एम्प्लॉय को भी तो मोटिवेशन होगा ना कि भाई मैं और अच्छा काम करके देता हूँ। फिर ऐसे से ऐसा करने से एम्प्लॉयज के बीच में भी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, और इन जनरल मार्केट में भी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। अब जैसे यू हैव आर वेरी ओन ब्रांड टाटा मोटर्स। टाटा की गाड़ियां बहुत स्ट्रांग हैं, ठीक है, दे आर वेरी एथिकल। अब ये एक तरीके से उसको एथिक्स से भी जोड़ सकते हैं कि टू मेक अ स्ट्रांग कार एंड टू मेक अ कार ऑफ अ लेसर बिल्ड क्वालिटी, है ना। तो इसमें क्या डिफरेंस आएगा? ऑब्वियसली कॉस्ट का डिफरेंस आएगा। टू मेक अ मच मोर स्ट्रॉन्गर एंड सेफर कार एंड टू मेक अ लेस कंपैरेटिवली सेफर कार, यू विल हैव टू यूज सम एक्स्ट्रा मटेरियल्स, मे बी एक्स्ट्रा क्लैडिंग्स या एक्स्ट्रा दैट, जो भी गाड़ी की बॉडी में मटेरियल्स यूज होते हैं वो आपको एक्स्ट्रा यूज करने पड़ेंगे, या तो अच्छे क्वालिटी के यूज करने पड़ेंगे। अब बोथ एक्स्ट्रा हो या अच्छी क्वालिटी का हो, इन दोनों को यूज करने के लिए बनी सी बात है आपकी कॉस्ट बेयरिंग बढ़ेगी, कॉस्ट आप पे ज़्यादा आएगा। कॉस्ट आप पे ज़्यादा आएगा तो अल्टीमेटली उसके रिपरकशंस ये होते हैं कि आपका प्रॉफिट शायद फ्लक्चुएट कर जाए। मगर इसमें दो ऑप्शंस हैं। द कंपनी हैज़ टू सिलेक्ट बिटवीन द लाइफ एंड द सेफ्टी ऑफ द कंज्यूमर एंड द कॉस्ट, कि क्या हम एक ऐसी गाड़ी बना के दे दें जिसमें कंज्यूमर शायद सेफ नहीं है हमारा, हमें कॉस्ट तो कम पड़ेगी, हमारे प्रॉफिट्स भी बहुत होंगे, मगर कंज्यूमर की लाइफ विल बी एट अ थ्रेट, हिज सेफ्टी विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ये एक चॉइस होती है। फिर एक चॉइस ये होती है कि ठीक है हम थोड़ा कॉस्ट बियर कर लेंगे, प्रॉफिट कम कमा लेंगे, मगर कार ऐसी बना के देंगे कि कंज्यूमर विल हैव अट मोस्ट सेफ्टी, हमसे अच्छी सेफ्टी कोई दे ही नहीं पाएगा कंज्यूमर को। सो ये दो चीज़ों के बीच में जब चुनना था एक ब्रांड को, तो फॉर एग्जाम्पल टाटा ने चुना द सेफ्टी ऑफ देयर कंज्यूमर्स। भले ही प्राइसिंग और प्रॉफिट में साउंड डिसीजन ना हो ये उस एस्पेक्ट्स को लेके, मगर कंज्यूमर के लिए तो सेफ्टी है और कंज्यूमर को हम वैल्यू करते हैं तो हम उसको चूज करते हैं। तो दिस वाज चूजन बाय टाटा। जब इन्होंने ये किया, तो आज भी आप जिसको भी थोड़ी बहुत भी गाड़ियों की नॉलेज होगी, तो टाटा की एक ब्रांड वैल्यू है, जेआरडी टाटा साहब की एक गुडविल है मार्केट में, और उनकी कंपनी की आज भी एक ब्रांड वैल्यू है कि टाटा की कार्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। मतलब टाटा की कार टाटा रिलीज करेगा तो एक जो भारत एनकैप में जो टेस्ट होता है, क्रैश टेस्ट करवाते हैं एंड दे गिव स्टार्स ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। तो बिफोर टेस्टिंग भी अगर टाटा की कोई कार मार्केट में आई है, तो आज ऐसी ब्रांड वैल्यू उनकी बन गई है कि वो उस टेस्ट के रिजल्ट आने से पहले कि 1 स्टार सेफ है, 2 स्टार सेफ है या 5 स्टार सेफ है, इंसान बिना वो सेफ्टी रेटिंग जाने भी रिलाई कर सकता है सिर्फ टाटा का नाम सुन के कि यार हाँ उनकी कार अच्छी होती है। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज एट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे हैड दिस एथिकल कंडक्ट विच बिल्ड देयर ब्रांड वैल्यू। इस वजह से ऐसा हुआ। देन इसके अलावा जैसे गूगल का वर्क कल्चर है या टाटा का भी, टाटा में इफ़ यू हैव सीन दिस वेब सीरीज अभी कोई सी चल रही है ऑन हाउ द वॉच मैन्युफैक्चरिंग, जो टाइटन कंपनी थी टाटा ने कैसे बिल्ड करी।
उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, उसमें लीडरशिप रोल बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल रहा है जेआरडी टाटा का। एक लीडरशिप रोल मॉडलिंग कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकता है, कैसे इनोवेशन को प्रमोट कर सकता है, कैसे एफिशिएंसी बढ़ा सकता है, ये उसमें बहुत अच्छे से दिखाया है कि हाउ द ब्रांड ऑफ द टाइटन वाज बिल्ड। सो कभी भी आप एग्जांपल में अगर इस बारे में लिखो तो यू कैन जस्ट राइट दीज वैल्यूज, लीडरशिप रोल, इनोवेशन, प्रमोट्स इनोवेशन, है ना, प्रमोट्स एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी, एंड उसमें आप एग्जांपल दे सकते हो टाइटन बाय टाटा का। दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। अब एट अ लेवल ऑफ सोसाइटी देख लेते हैं कि भाई सोसाइटी में हमें क्यों एथिक्स चाहिए, नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, क्या कॉन्सिक्वेंस है। अब हमें सोसाइटी के लेवल पे एथिक्स इसलिए चाहिए क्योंकि सोशल कैपिटल है या नहीं है वो डिपेंड करता है एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द सोसाइटी जिसकी भी हम बात करेंगे। अब व्हाट इज सोशल कैपिटल, बेसिकली इट इज द म्यूचुअल ट्रस्ट। इट इज, अगर सिंपल एक डेफिनेशन कीवर्ड लिखना है तो ये लिख लेना, इट इज द नेटवर्क ऑफ रेजिलियंस। एक सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनको खुद पे एक दूसरे पे ट्रस्ट है कि नहीं है, दैट इज बेसिकली द सोशल कैपिटल। अगर ये ट्रस्ट नहीं होगा तो आपकी कितनी चीज़ें इम्पैक्ट होंगी, हारमनी, फेटर्निटी, है ना, आपका इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट, आपका टॉलरेंस, पब्लिक हेल्थ, सब कुछ इम्पैक्ट होगा। कैसे कैसे होगा वो डिस्कस करते हैं। हार्मनी और फेटर्निटी तो आपको पता है क्या होता है। अब दीज टू थिंग्स आर बेसिकली ड्रिवन बाय टॉलरेंस। टॉलरेंस का क्या रोल है, सपोज देयर इज अ सोसाइटी, ठीक है, अब वो एक इनटॉलरेंट सोसाइटी है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यू मस्ट हैव स्टडीड समवेयर, अगर नहीं भी पढ़ा तो यूरोप में, है ना, प्री रेनेसा, प्री रेनेसा सोसाइटी कैसी थी। प्री रेनेसा सोसाइटी वाज लार्जली बेस्ड ऑन रिलीजन। अब जो सोसाइटी रिलीजन पे बेस्ड थी वो एकदम ही इंटॉलरेंट थी। इंटॉलरेंट इसलिए थी क्योंकि कोई भी साइंटिफिक स्टडीज जो होती थी, एक सोसाइटी जो इंटॉलरेंट होगी ना, वो कभी भी ये साइंटिफिक स्टडीज में बिलीव ही नहीं करेगी। वो बिलीव करेगी कि रिलीजन में या अदरवाइज जो भी सेट नॉर्म्स हैं या जो भी बिलीव्स हैं वो उनमें मानेगी। और उनके अगेंस्ट में आप अगर बताने जाओगे कि भाई साइंटिफिकली ये करेक्ट नहीं है आपकी जो भी मान्यताएं हैं, तो दे विल कंसिडर इट ब्लास्फेमी। अब ये ब्लास्फेमी कंसिडर आप उस चीज़ को करेंगे तो ये ना तो साइंटिफिक स्टडीज़ को आगे बढ़ने देंगे, ना तो ये वहाँ के कोई आर्ट एंड कल्चर के फॉर्म को आगे बढ़ने देंगे। तो एक इंटॉलरेंट सोसाइटी जब साइंस नहीं आगे बढ़ने देगी, आर्ट एंड कल्चर नहीं आगे बढ़ने देगी, तो ये सोसाइटी अल्टीमेटली कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी, द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल लिविंग विद इन द सोसाइटी, ये सब कुछ इम्पैक्ट होगा। और यही हुआ था यूरोप में अंटिल रेनेसांस। सो अगर एक सोसाइटल लेवल पे एथिक्स नहीं है तो उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे, द सोसाइटी विल बी इंटॉलरेंट, no scientific studies, no art and culture, therefore no innovation, and साइंटिफिकल थिंकिंग को तो ब्लास्फेमी भी माना जाएगा। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे, अभी जब हम वेस्टर्न फिलोसोफर्स पढ़ेंगे आगे वाले यूनिट में तो ये और अच्छे से समझ में आएगा, वहाँ मैं आपको पूरी बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ स्टोरीज बताऊंगा। एक और, अच्छा पहले ये बता देता हूँ, फिर पब्लिक हेल्थ पे कैसे होगा। अब फेटर्निटी हार्मनी हमने देख लिया टॉलरेंस के साथ में, पब्लिक हेल्थ पे कैसे होगा अगर ये सोशल कैपिटल नहीं है, म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है। तो मान लो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। दिस इज अ रोड एंड दिस इज अ एम्प्टी प्लॉट। दिस इज हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 5, हाउस नंबर 6। अब ये 6 प्लॉट्स हैं, ठीक है। अब इस घर के सामने ये जो प्लॉट है ये खाली पड़ा है, तो पीपल लिविंग हेयर, लिविंग हेयर, लिविंग हेयर, ये लोग क्या करते हैं, अपने घर की छतों पे से कचरा यहाँ फेंक देते हैं, ठीक है। अब ये लोग तो यहाँ फेंक देते हैं, इनको इतनी दिक्कत नहीं होती, और फिर ये लोग हैं ये लोग भी यहाँ ला के फेंकते हैं। दिक्कत इसको होती है, थोड़ा सा इसको तो भी प्रिसाइज ऐसे शिफ्ट कर देता हूँ, है ना। दिक्कत इनको होती है जिनका घर जस्ट इस प्लॉट के सामने है, कि भाई सारा जो कचरा है वो यहीं पे फैल रहा है। दिक्कत अल्टीमेटली इन लोगों को भी होगी क्योंकि दिस
दिस गार्बेज जो ये यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, दिस विल लीड टू वेरियस मल्टीपल डिसीजेस। तो वो तो जब स्प्रेड होंगी वो सब में स्प्रेड होंगी, है ना। मगर अभी सबसे ज़्यादा दिक्कत इन्वायरमेंटली भी, और हेल्दी हेल्थ के हिसाब से भी, और एस्थेटिक वैल्यू के हिसाब से भी, कि यार ये इंसान जब भी अपने घर आएगा तो देखेगा सामने कचड़ा ही पड़ा हुआ है। तो इसको अभी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, इमीडिएट इम्पैक्ट इसको हो रहा है। अब ये सब लोगों को बुलाता है एक साथ, और ये बोलता है कि भाई सब लोगों को ऐसा करना चाहिए कि आप लोग यहाँ पे कचरा मत फेंकिए, ये ठीक नहीं है। ये इनको सबको समझाता है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। अब अगर इस सोसाइटी में एक म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, एक सोशल कैपिटल बिल्ड होगा, तो सब इसकी बात सुनेंगे कि हाँ नहीं ठीक है, सही कह रहा है ये, हमें नहीं फेंकना चाहिए। तो अगली बार जब ये इंसान जब यहाँ पे कचरा फेंकने आएगा, तो ये सोचेगा कि यार ये जो बाकी के लोग हैं इतने सारे, ये भी तो यहाँ पे अभी कचरा नहीं फेंक रहे हैं। तो इसका अगर इन सब पे एक सोशल ट्रस्ट डेवलप हो गया है तो ये यहाँ कचरा नहीं फेंकेगा। लेकिन अगर ये सोशल कैपिटल नहीं है तो ये फेंक देगा, ये इंसान फेंक देगा, क्योंकि ये बिलीव ही नहीं करेगा कि बाकी लोग नहीं फेंक रहे हैं। तो ये फेंक देगा सोच के कि यार वो भी तो फेंकते होंगे। फिर ये भी फेंक देगा सोच के कि बाकी भी तो फेंक ही रहे हैं। और फिर ऐसे हो सकता है इसको फेंकते हुए कभी ये देख ले, तो ये भी आके फेंक देगा बाद में। तो ऐसे कभी इस सोसाइटी में सोशल कैपिटल है ही नहीं, सोशल ट्रस्ट है ही नहीं, एथिक्स मिसिंग है। तो ये लोग ये कचरा हमेशा यहीं फेंकते रहेंगे, एंड देन ये पब्लिक हेल्थ पे इम्पैक्ट करेगा करेगा। सो दिस इज हाउ द एथिक्स इम्पैक्ट द पब्लिक हेल्थ। ये पब्लिक हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करेगा, इसके इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस अलग है, और एस्थेटिक कॉन्सिक्वेंसेस वो तो खैर इतने सिग्निफिकेंट नहीं है, बट जो हमारा पॉइंट था पब्लिक हेल्थ वाला और इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस, वो खराब है। क्योंकि अक्सर ऐसे प्लॉट्स पे ना बहुत सारे एनिमल्स जैसे काऊ हो गई, डॉग्स हो गए, ये आते हैं, फिर ये वो प्लास्टिक खा जाते हैं। एंड देन यू नो कि काऊ, कितने सारे न्यूज़ में आए दिन आता रहता है कि किसी काऊ ने प्लास्टिक पॉलीथिन बैग कंज्यूम कर लिया, फिर डेथ हो गई क्योंकि उसके पेट में बहुत सारी प्लास्टिक एक्यूमुलेट हो गई थी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। एंड फिर ह्यूमन लेवल पे भी और फॉर द एनिमल्स ऑल्सो, दोनों की हेल्थ के लिए खराब है। ठीक है। और फिर इसी एग्जाम्पल में आपने ट्रस्ट का भी एग्जाम्पल देख लिया कि कैसे ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूट ट्रस्ट वर्क करता है। अब दिस वाज ट्रस्ट इन ट्रस्ट अमंग द पीपल। अब ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन देखते हैं। अब सोचो कि जैसे अगर यही कचरा यहीं पे सेम पड़ा रहता, ठीक है, द सेम सोसाइटी, ये कचरा अभी भी यहीं पे है। अब एंड सम पर्सन फ्रॉम हेयर, यार मान लो इस इंसान ने इन सबको बोला कि आप मत फेंको मत फेंको मत फेंको। अब ये लोगों ने नहीं मानी, ये लोग फेंकते रहे, तो इस इंसान ने उस जगह के म्यूनसिपैलिटी में या कोई भी जो भी हेल्पलाइन है वहां पे फोन किया और बोला यहाँ पे बहुत कचरा है, आप इसको क्लीन करवा दीजिए, ताकि एटलीस्ट जब साफ दिखेगा तो शायद लोग ना फेंकें, या कुछ तो कीजिए, आपका काम ही यही है। अब ये म्यूनसिपैलिटी वालों ने फ़ोन उठाया, बोला कि ठीक है हम करवाते हैं, और मान लीजिए इन लोगों ने करवाया ही नहीं, ये लोग इसको क्लीन ही नहीं करवा रहे हैं, ये लोग ये क्लीन भी नहीं करवा रहे हैं, और ये लोगों को अगर कोई बता रहा है कि कल्प्रिट कौन है जो यहाँ पे कचरा फैला रहा है, तो ये उनके अगेंस्ट में भी कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं ले रहे हैं। तो जो ये इंसान है जिसको बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, जिसने हर जगह कंप्लेंट रेज करी है, जो एथिकल है एक तरीके से, जो अवेयर है, तो उसका तो इंस्टीट्यूशन पे से ट्रस्ट ही खत्म हो जाएगा ना भाई, कि मैंने सबको तो बोल के देख लिया, मैंने इधर पे सोसाइटी में सबको बोला, सब लोग मुझसे ही लड़ने लगे। उसके बाद मैंने जब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन को बोला, तो उसने भी कोई हेल्प नहीं करी। तो हो सकता है फ्यूचर में जाके ये इंसान भी यहाँ पे कचरा फेंकने लगे कि यार भाड़ में जाओ, क्या करना, जब कोई सुन ही नहीं रहा है तो क्या फ़ायदा है। तो दिस इज़ हाउ द ट्रस्ट इन द इंस्टीट्यूशन इज़ इरोडेड। अब ये ट्रस्ट हमारा और भी चीज़ों में इरोड होता है। गवर्नमेंट में हमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता नहीं है गवर्नमेंट एजेंसीज़ में, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि हम नहीं ट्रस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग कहते हैं कि कोर्ट जाने से अच्छा है कि, मतलब इसको सीरियस मत लेना, मतलब एक वो कहावत है कि देयर वाज दिस वीडियो मैं देख रहा था, तो उसमें एक इंसान रहता है, एंड वो कोर्ट केस लड़ रहा रहता है। तो उसका 20 साल या 22 साल बाद उसके कोर्ट का जजमेंट आता है, एंड जज उसको बुलाते हैं जजमेंट देने के बाद, जजमेंट उसके फेवर में ही देते हैं। और जज उससे बोलते हैं कि देखा, न्यायपालिका ने अपना काम किया ना, तो आपको कैसा लग रहा है। तो वो कहते हैं कि सर आप इतने सीनियर अधिकारी हैं,
आपको जो काम करने में 22 साल लग गए, अगर 22 साल पहले मैंने उस पुलिस हवलदार की बात सुनी होती, तो ये केस उसने 2,000 रुपए लेके वहीं के वहीं निपटा देना था। तो अगर इस टाइप के एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों के, तो फिर वो अगली बार वो इंसान जिसे जो केस लड़ने में और जीतने में 22 साल लग गए जीवन के, वो उसके पास ये ऑप्शन था कि वो कुछ तरीके से उस केस को 22 साल पहले ही खत्म करवा सकता था। तो व्हाई विल ही ट्रस्ट द इंस्टीट्यूशन? ही वोंट ट्रस्ट द इंस्टीट्यूशन ना, बिकॉज देयर आर सम bottlenecks इन द इंस्टीट्यूट्स, देयर आर वेरियस इशू, उन्हें हम आगे दूसरे लेक्चर्स में डील करेंगे। बट अभी ये ट्रस्ट इन द इंस्टीट्यूशन का पॉइंट, आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, सोसाइटी की सोशल मोबिलिटी भी इम्पैक्ट करता है। अगर एथिक्स के कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव हैं, तो ये मोबिलिटी हाई होगी, वरना ये मोबिलिटी लो होगी। अब मोबिलिटी हाई या लो से क्या मतलब है? अगर किसी सोसाइटी में सोशल मोबिलिटी लो है, तो वो बेसिकली स्टेटस क्वेस्ट लोग हैं, दैट इज अ एस्क्रिप्टिव सोसाइटी। ये लोग ना किसी भी चीज़ को चेंज नहीं होने देंगे। इन सोसाइटीज़ में, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ गर्ल वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट एंड बिकम अ क्रिकेटर एंड रिप्रेजेंट द नेशन, तो ये बनने ही नहीं देंगे। ये स्टेटस क्वेस्ट लोग हैं, ये कहेंगे कि नहीं, लड़का लड़कों का खेल है क्रिकेट, तो लड़कियां तो मतलब चूल्हा चौका करती आ रही हैं ज़माने से, एस्क्रिप्टिव सोसाइटी है, तो आप घर पे बैठिए रोटी बनाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। इस टाइप की थिंकिंग रहेगी। लेकिन अगर सोसाइटी मोबाइल है, हाई मोबिलिटी है, तो क्या होगा? कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि लड़का लड़की का कोई बात नहीं है, इक्वल चांसेस मिलेंगे लड़की को भी लड़के को भी, या फॉर दैट मैटर हर तरह से जहाँ जहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, एस सी एस टी, जनरल, ओबीसी, मेल फीमेल, जेंडर बेस्ड, रिलीजन बेस्ड, जैसे भी हो सकता है, कलर बेस्ड, कास्ट बेस्ड, हर तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इक्वल चांसेस सबको मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ सबके पास रहेगी। तो क्या होगा? इंडिविजुअल ग्रो करेगा, सोशल मोबिलिटी हाई होगी, इंडिविजुअल ग्रो करेगा, इससे सोसाइटी की भी ग्रोथ होगी। सो दिस इज द बेसिकली व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एथिक्स ऑन द लेवल ऑफ सोसाइटी। Okay, so I think we'll stop here. In the next lecture, we will be discussing the dimension of ethics. Currently, we are stopping here. Thank you so much.